नमस्कार दोस्तों, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ वो किसी नाम की मोहताज नहीं है, और पूरे ब्रह्मांड में नहीं, पूरे विश्व में नहीं, इसके अलावा भी अगर कोई दायरा ऐसा उस परमपिता परमेश्वर ने बनाया हो तो कहीं ना कहीं उसके कर्मों की गूंज, उस व्यक्ति की, उस शख्सियत की कर्मों की गूंज वहाँ तक भी पहुँच रही है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट तो छोटा सा डिपार्टमेंट हो जाता है। जब हेल्थ के क्षेत्र की बात आती है तो उस क्षेत्र में विश्व भी आता है और इंडिया भी आता है और इसके अलावा तमाम तरह के देश भी आते हैं। उनमें हेल्थ इंडस्ट्री में अगर भगत सिंह का नाम के रूप में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो विश्वरूप राय चौधरी जी का लिया जाता है। आज बात करते हैं विश्वरूप राय चौधरी जी से। नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आप बहुत ही उम्दा किस्म की पर्सनैलिटी के साथ पिछले 30 सालों से एक हेल्थ की इंडस्ट्री को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सीधा सा एक सवाल करूं तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सिंपल है कि हेल्थ वही जो आपके हाथ में है। ओके। अगर आप ये सोचें कि आपके हेल्थ का ध्यान कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर रखेगा, वाह, वो कभी नहीं होने वाला। ग्रेट। तो वॉट एवर देयर इन योर हैंड वही आपकी हेल्थ है। तो कमान अपने हेल्थ की अपने हाथ में रखना ही होगा। दोस्तों, एक ऐसा सवाल और जिसका इतना सिंपल जवाब कि हेल्थ सिर्फ आपके हाथ की चीज़ है, अगर आप इसको अपने हाथ में रख लें, खुद से मेंटेन कर लें, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगला प्रश्न छोटा होगा बड़ा ये तो मैं नहीं जानता, वो नेचर गाइड करती है इस विषय पर। हेल्थ की आप बात करते हैं, हेल्थ के ऊपर आपने बहुत सारे सेमिनार किए हैं, आपका असेसमेंट क्या कहता है? एस्टिमेट ये कहता है कि हम एक प्राणी हैं बाकी जानवरों की तरह, लेकिन जब भी कोई भी जानवर को कुदरत बनाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डाल देता है जी। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसको पता है कि माँ का दूध पीना है, कोई सिखाता नहीं है, ठीक है ना। बाकी जानवरों में अगर देखें तो जो बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो खड़ा होना जानता है, राइट, और वो थोड़े दिन, बहुत ही थोड़े समय में बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी हो जाता है। तो उसको किसने सिखाया? एक कुत्ता, जिनके घर में कुत्ता है, जब भी कभी वो बीमार पड़ता है वो सीधे जाता है और जाके घास खाता है, ज़मीन पे लौटता है, उल्टी करता है, ठीक हो जाता है। किसने सिखाया उसको? एक शेर भी जब बीमार पड़ता है वो शिकार करना छोड़ के वो घास खाने लगता है, वो उल्टी करता है, वो ठीक हो जाता है। क्या बात। तो इसलिए इसके किसी एकेडमी में जाकर नहीं सीखा इन लोगों ने। कोई सर्टिफिकेट, कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, कुछ नहीं। इंसान एक ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात करूं कि जैसे बच्चा पैदा होने का जो एक प्रोसेस है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, प्रेग्नेंट लेडी, तो बोलते हैं पेशेंट का नाम बताओ। बच्चा होना कोई बीमारी नहीं है। क्या बात। हाँ, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। और लेकिन आज जहाँ पे हम बैठे हैं शहरों में, उसको प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है। हाँ, उसको ऐसे किया जाता है। कोई भी इंसान अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो ये नहीं सोच सकता घर पे बच्चा पैदा हो सकता है, हॉस्पिटल जाना ही है, मानो ऐसे कि कोई बीमारी हो। जबकि आज भी हमारे देश में 70% जो बच्चे हैं वो घरों में पैदा होते हैं, गांव में, ऐसी जगह जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची, जहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुँचा, जहाँ पे रोडें नहीं पहुँची, ऐसे 70%। मतलब भारत की जनसंख्या अगर 140 करोड़ है तो उसमें 70% लोग जो पैदा हुए हैं घरों में पैदा हुए हैं। लेकिन ये जो लोग इस वीडियो आप देख रहे हैं, जाहिर सी बात है, आप इंटरनेट एक्सेस है, आपको लाइट का एक्सेस है, मोबाइल का एक्सेस है, आपकी समझ से परे ही है। आपके हिसाब से बच्चा पैदा करना भी एक डिजीज़ है। तभी तो बोलते हैं पेशेंट का नाम बताओ। प्रेग्नेंट लेडी, पेशेंट का नाम बताओ, उसको ट्रीट किया जाता है ये पेशेंट है, यानी कोई बीमारी है। बच्चा पैदा करना मान लो एक बीमारी हो गई। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, वो ये कि जब भगवान ने हमें बनाया था तो हमारे अंदर वो सॉफ्टवेयर भी डाला था कि अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन किसी भी तरह का है, छोटे से लेकर बड़े तक, तो जैसे शेर के या कुत्ते के या फॉर दैट मैटर किसी भी एनिमल के अंदर सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम डाइंग, कैसे हम जीवित रहें लंबे समय तक। इवन वायरस में भी आपने म्यूटेट एक वर्ड सुना होगा, वायरस भी म्यूटेट होती रहती है ताकि वो जीवित रह सके, राइट। जब भी आप, इंसान ने बैक्टीरिया के लिए कितने सारे न जाने एंटीबायोटिक बना लिए, जितनी बार एंटीबायोटिक बनाती है बैक्टीरिया म्यूटेट होकर कुछ और बन जाती है और वो एंटीबायोटिक फेल हो जाता है। तो यानी कि उसको भी ये पता है कि कैसे हमें अपने वंश को और अपने खुद को जिंदा रखना है जी, सारे चैलेंज को तोड़ते हुए। सिमिलरली हमारे अंदर भी भगवान ने वो सॉफ्टवेयर दिया है। लेकिन हो क्या रहा है कि एक खांसी भी आई तो सीधे डॉक्टर के पास, वो ठीक करेगा हमें। ये एक अनोखी बात है, ये एक शॉकिंग बात है। बुखार हो गया तो डॉक्टर के पास, और वो तो
मेरी भाषा में तो ये है कि वो तो बैठा ही है लूटने के लिए, उसको तो ट्रेनिंग दी है 5 साल की, राइट। तो ये जो है कि हेल्थ की मैनेजमेंट कोई दूसरा करेगा, ये पृथ्वी में इंसान के साथ ही होता है, राइट। तो दिस इज समथिंग विच इज इट शुड कम ऑटोमेटिकली, इसमें इनबिल्ड ही है। आप अगर बहुत गांव में जाके देखेंगे तो वहाँ पे जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, क्या वहाँ हमसे ज़्यादा लोग बीमार हैं? डेफिनेटली नॉट, राइट। जबकि जितने शहरों में जितने ज़्यादा हॉस्पिटल होंगे उतने बीमारी बढ़ रही है जी। आप याद कीजिए, जब हम स्कूल में थे बहुत थोड़े से हॉस्पिटल इस शहर में थे, लेकिन तब बीमारी भी कम थी। तो ये डिजीज़ मैनेजमेंट सिस्टम है, इट इज़ नॉट अ हेल्थ केयर सिस्टम, इट इज़ डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम। इसलिए मैंने बताया कि हेल्थ वही है जो आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में, सिर्फ आपके हाथ में, दैट्स ऑल, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। दोस्तों, परिभाषाएं व्यक्ति द्वारा गढ़ी जाती हैं। डॉक्टर साहब ने एक परिभाषा दी हमें कि हेल्थ वही जो आपके हाथ में हो सही। इंसान की चेतना और प्रकृति के अलावा जो हमारे जो भी आयाम है उसकी जो चेतना है, उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि हमें खुद को एनालिसिस करके अपने स्वास्थ्य की, अपने धन की, मन की, तन की, गुण ज्ञान विवेक बल बुद्धि चेतना की, जो एनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन अक्सर आपके साथ चर्चा करता रहता है कि तन मन धन आत्मा, गुण ज्ञान विवेक बल बुद्धि चेतना की, कोई भी अगर आपकी कोई समस्या आती है तो वो सेल्फ सस्टेन है करने के लिए, उस चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन पिछले लंबे समय से अगर आप देखें तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है समाज में, सिस्टम में, देश दुनिया में, कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हावी महसूस होती दिखती हैं कि कहीं ना कहीं वो नेचर के खिलाफ काम करती लगती हैं। कभी ऐसा लगता है कि नेचर को वो चैलेंज करती लगती हैं, कई बार लगता है कि जो उसके नियम कायदे कानून है उसको वो फॉलो नहीं कर पा रहे। वट एवर, कुछ भी हो सकता है, ये सबके अपने अपने विचार हैं। ऐसे ही कुछ विचार डॉक्टर साहब का रहा है, इनकी अपनी एक रिसर्च रही है, उस विषय पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जो रिसर्च है वो किस विषय पर है? देखिए, फिलहाल जो है पिछले 2 सालों से क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप गौर करेंगे पिछले 2, 4, 5 साल से हर 10वां इंसान आपको मिलेगा कि जो बोलेगा 40 साल से ऊपर वाला कि मुझे डॉक्टर ने बताया मेरी किडनी फेल हो गई, मुझे बताया मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया, मेरा पोटेशियम बढ़ गया। तो इस तरह के एक भयभीत एक माहौल बन गया किडनी के इर्द गिर्द। और किडनी का मतलब कि धीरे 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 स्लो डेथ, डायलिसिस, फिर ट्रांसप्लांट, मतलब वो उलझ गया। जबकि असली बात यह है कि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को बड़ी तेज़ी से रिवाइव कर सकता है, बड़ी तेज़ी से, फुल स्पीड से। सिर्फ छोटे छोटे 1-2 प्रिंसिपल आपको समझ आ जाए तो डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, इन सब के जो षड्यंत्र से आप बाहर निकल सकते हैं। जो लोग उसमें फंसे हैं वो भी निकल सकते हैं, जो नहीं फंसे वो फंसने से बच सकते हैं। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, ये सारे अलग अलग नाम आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये सारों की कड़ी एक ही है, राइट। क्योंकि मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे एक सांप आ जाता है और हम लोग अचानक देखते हैं विच वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, तो एकदम से हमारे हार्ट बीट बढ़ेगी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हमारा पल्स बढ़ जाएगा, घबरा जाएंगे हम, अलर्ट हो जाएंगे हम। तो ये जो एक हमारे अंदर एक बदलाव आया, ये बदलाव कौन लाया? हमारा हार्ट लाया, हमारा लंग लाया, हमारी किडनी लाई, हमारा ब्रेन लाया, हमारी आँखें लाई, क्योंकि आँखों से देखा हमने, राइट। एक्चुअली इन सब ने मिलके तब डिसाइड किया कि इस इंसान का इस वक्त इस सिचुएशन में ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, यानी कि फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन पैदा किसने की? सारे ऑर्गन ने मिलके। तो ये जो एक सोच है कि किडनी एक अलग ऑर्गन है, हार्ट एक अलग ऑर्गन है, लंग अलग काम कर रहा है, ये सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो जब कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ क्रॉनिक किडनी डिजीज़, लेकिन मान लो आपका ब्लड प्रेशर कितना जितना भी है अभी, वो सिर्फ किडनी अकेले डिसाइड नहीं करता, हार्ट अकेले डिसाइड नहीं करता, वो एक सिचुएशन के बेसिस पे सारे ऑर्गन मिलके, जैसे एक पंचायत लगती है, वो डिसाइड करती है पल पल की इस इंसान का इस वक्त, यानी कि आपका कितना ब्लड प्रेशर में आप ज़्यादा अच्छा इस सिचुएशन को संभाल पाएंगे, राइट। और वो जो ताना बाना है बिटवीन लंग, हार्ट एंड किडनी, वो ताना बाना अगर बिगड़ जाता है उसी को कहते हैं डिजीज़, राइट, जिसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक। यूँ मानिए, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। मान लो ऑर्केस्ट्रा है, उसमें एक तबले वाला है, एक बांसुरी वाला है, एक गिटार वाला है, अलग अलग सभी मास्टर है, लेकिन अगर उनमें आपस में ताना बाना नहीं हो और सभी अच्छा बजा रहे हैं लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो, तो जो आपको सुनाई देगा वो म्यूजिक निकल आएगा, वो नॉइस कहलाएगा, है ना। तो इट इज़ नॉट अबाउट अ सिंगल ऑर्गन जो आपकी फेल होती है। जब भी डॉक्टर बोलता है आपका किडनी फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, आप इसको ऐसे मानिए कि वो ताना बाना फेल हो गया, आपस का कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है। हाँ,
और आपस का कोऑर्डिनेशन को वापस बनाना है, उसका एक तरीका आधे मिनट में बता देता हूँ और आपको लगेगा कि इतना आसान हो सकता है। जी प्लीज बताएं। वो ये सिंपल, आप ये करो, वी कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। सुबह 8 बजे से पहले कुछ मत खाओ और शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, सूर्य अस्त होने के बाद। जो खा रहे वही खाते रहें, जितना खा रहे हैं उतने खाते रहें। बस आपके खाने की जो टाइमिंग है 8 AM to 6 PM, इसके बाद नहीं खाना है। ये एक रूल अब कर दिया, मान लो ये रूल आप कल से कर रहे हैं जी। विद इन 3 to 7 डेज आपको ब्लड शुगर की दवाइयों को खत्म करनी पड़ेगी। क्या बात है। ब्लड शुगर स्टार्ट बिकम नॉर्मल। विद इन 7 to 14 डेज आपको अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई को कम करनी पड़ेगी, बिकॉज ब्लड प्रेशर अपने ताने बाने से ठीक होने लगेगा। राइट। 1 महीने के अंदर आपका 5 kg कम हो जाएगा जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा फैट होगा। राइट। आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। सिर्फ मैंने एक ही बात तो बताई, राइट, टाइम एज मेडिसिन। आप रात को जब उठते हैं, आधी रात को कई बार पानी पीने के लिए नींद से, और किचन में जाते हैं तो कुछ खटर पटर की आवाज़ आती है ऊपर से, आप समझ जाते हैं चूहे की आवाज़ है, होता ना। तो चूहा रात को क्यों जगा हुआ है? क्योंकि उसको कुदरत ने इस तरह से बनाया है कि नॉकटर्नल एनिमल है, उसको रात को ही खाने की इजाज़त है, तो ही उसका बॉडी ठीक से काम करेगा। उसको किसने बताया? वो इनबिल्ड होता है, वो सॉफ्टवेयर है। हाँ, वो सॉफ्टवेयर है। सारे चूहे रात को खाते हैं, दिन में नहीं खाते। बाय नेचर है वो, बाय नेचर है, तभी वो जिंदा है। तो इंसान के जो खाने का टाइमिंग है, जिसमें जिस तरह से जो मैंने बताया 8 AM to 6 PM के बीच में अगर खाएंगे और बाकी टाइम नहीं खाएंगे तो सारा ताना बाना ठीक होने लगेगा। क्लॉक है वो। हाँ, आप क्लॉक है। आपको कैसे पता चलेगा ठीक हो गया? आपकी डायबिटीज़ ठीक होने लगेगी, बीपी ठीक होने लगेगा, मोटे से पतले हो जाएंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी, नींद आने लगेगी ठीक टाइम पे, डिप्रेशन चला जाएगा, बॉडी जॉइंट पेन चला जाएगा 3 हफ्ते के अंदर, है ना। अब ये बताइए कि ये चीज़ अगर आपके माध्यम से लोगों तक पहुँच जाए, कौन जाएगा हॉस्पिटल फिर? क्या बात है ना। तो बड़े से दिखने वाले प्रॉब्लम के छोटी सी सोल्यूशन है। इसके पीछे का पूरा साइंस जानना तो मैंने किताब लिखी है, लास्ट मंथ हमने रिलीज की थी, द सर्केडियन डॉक्टर। इसे बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक, और इस क्लॉक को सेट करने को जिसे बोलते हैं वो, उसका नाम है सर्केडियन डॉक्टर। यू कैन बिकम सर्केडियन डॉक्टर। कोई भी आपके पास आए, मान लो आप डॉक्टर बन गए, आप बोलो बीमारी का नाम बताओ, वो बोलेगा मुझे डायबिटीज़ है, हार्ट फेलियर है, ब्लड प्रेशर है। सुनते रहो। जब सब कुछ बोल दिया, उसको एक ही चीज़ बोलना है, सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना, शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। 1 हफ्ते बाद आपको आके दिखा देना है। और वो 1 हफ्ते बाद आएगा कि बोलेगा कि मेरा तो आधी दवाई इसकी छूट गई और आधी दवाई उसकी छूट गई, है ना। तो इससे आसान क्या हो सकता है ना। आपने उनका डाइट भी नहीं चेंज कराया, सिर्फ टाइम एज मेडिसिन। तो इतना बड़ा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो इंडस्ट्री बनी हुई है, वो ये एक सीक्रेट को छुपा के बनी हुई है। ये आपके माध्यम से, आप जैसे लोगों तक पहुंचेगा तो ये इंडस्ट्री वहीं खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी हमें बताया कि जो डिजीज़ है और उस डिजीज़ के पीछे की जो प्रकृति का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को अगर ध्यान से देखें तो उसी के अंदर सवाल है और उसी के अंदर जवाब है। तो जब सवाल और जवाब एक दूसरे के पूरक ही हैं तो हमें उनके सवाल के जवाब क्यों नहीं मिलते? हमारी हेल्थ क्यों नहीं ठीक हो पाती? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाते रहना चाहिए? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो ठीक नहीं होंगे? तमाम तरह के सवाल हमारे दिलो दिमाग में रहते हैं। उससे हमारा धन भी खर्च होता है, हमारे मन की भी कुंठाएँ बढ़ती हैं और तमाम तरह की और बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है और एंड ऑफ द रिजल्ट आदमी भी चला जाता है और पैसा भी चला जाता है और परिस्थितियाँ रहती है, हैंड टू माउथ होकर आदमी रह जाता है। इन्हीं चीज़ों को ओवरकम करने के लिए डॉक्टर साहब की रिसर्च काम करती है। इसी के लिए इन्होंने एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट अपने बीते 30 सालों में किया होगा कि भाई सवेरे और शाम को एक क्लॉक होता है, टाइमिंग क्लॉक होता है, प्रकृति का एक टाइमिंग क्लॉक है कि चूहे को रात को ही खाना खाना है और इंसान को जो खाना खाना है वो टाइमिंग 8 AM to 6 PM। 8 to 6। इसके बाद वो ना खाए तो वो जीवित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा और बहुत बढ़िया एनर्जेटिक के साथ वो काम कर पाएगा। नेट सेल में सिर्फ एक ही लाइन है कि 8 से 6 बजे तक आप अपने जोन में रहें, खाने के जोन में रहें। उसमें जो आपको खाना है, बढ़िया से बढ़िया खाना है वो आप खा सकते हैं। बढ़िया से बढ़िया आप उसके अंदर पीने का बात करते हैं तो वो आप बढ़िया से बढ़िया पदार्थ ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, जो भी वो आपकी इंटेक है, जो भी आपको अच्छी लगती है। रही बात इंडस्ट्रीज़ की कि जो इंडस्ट्री काम करती हैं, खिलाफ काम करती हैं, पक्ष में काम करती है, हमारा मकसद उनके खिलाफ, उनके पक्ष में कोई बात करना देना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना सा मामला है। इस बात को लेकर इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन ये कहता है डॉक्टर साहब कि माया जो है, ये जो त्रिगुणी माया है कि वात का पित्त, ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी काली सरस्वती, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये कोई चीज़ डेवलप हुई है वो सस्टेन करेगी और फिर खत्म हो जाएगी। तो वो जो इंडस्ट्री वो काम कर रही है वो अपना दायित्व निभा रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। हम उसको नेगेटिव नहीं मानते। अगर वो इंडस्ट्री भी काम कर रही है ना, तो अगर वो ये काम ना करे तो प्रकृति में बोझ बढ़ जाएगा। जब प्रकृति में बोझ बढ़ जाएगा तो वो सस्टेन कैसे करेगी?
तो इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारा अभी रिसेंटली जब कोरोना आया तो कोरोना में इस बात को कहते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद नदियाँ साफ नहीं होती, और एक झटके में नदी साफ कर दी पिछले 3 महीने के अंदर उसने, उस दौर में प्रकृति के पंचतत्व तो सारे के सारे ठीक, नीट, क्लीन, पावरफुल हो गए, बढ़िया वायु होगी, बढ़िया पानी हो गया, बढ़िया अग्नि होगी, हर तरीके से प्यूरीफाई हो गया वो। तो हमारी जो इनलाइटमेंट है, नेचर की जो इनलाइटमेंट है, जो वैदिक साइंस कहती है हमारी, जो इंडिया की या हमारे भारतवर्ष की जो वैदिक साइंस है, आप उसके एक ऐसे रिसर्चर हैं जो एक साधु की भूमिका में, एक रिसर्चर की भूमिका में, या एक सप्तऋषि में से वन ऑफ ऋषि की भूमिका में है, जो अपनी रिसर्च करके समाज को अपना डिलीवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम आपको इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं देते हैं और परमपिता परमेश्वर से दुआ करते हैं कि आपको फिजिकल और मेंटल पावरफुल रखकर हिट रखे और कॉन्फिडेंट रखे कि आप जो भी आप काम करें आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ बढ़िया तरीके से करो, आपको सिक्योर रहकर सारे काम करने हैं, ताकि आपके थ्रू जो प्रेरणा लोगों को मिलती है वो और ज़्यादा बेटर तरीके से लोगों तक पहुंच सके। आपके जीवन का जो उद्देश्य था, ये कब से स्टार्ट हुआ? देखिए, ये मुझसे स्टार्ट हुआ। मैं अपना एग्जांपल अगर बताऊं कि बचपन से जब से मुझे याद है कि मेरा पेट हमेशा ख़राब रहता था। ठीक है ना, जैसे IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, और साथ में आप में से जो लोगों को इस तरह का एक्सपीरियंस है तो डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि ये तो ज़िंदगी भर रहेगा, और रहता भी है। तो मैंने कहा कि हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है। तो जब हर जगह से ये है, कॉलेज भी निकलने के बाद 35 साल की उम्र तक, ठीक है ना, 35 साल, हाँ 32 साल की उम्र तक टू बी वेरी प्रिसाइज, मैंने देखा तब तक मैं माइंड पे ज़्यादा काम करता था, माइंड हीलिंग, राइट, ब्रेन पे, माइंड पे, बट बॉडी के बाकी ऑर्गन पे उतना नहीं। फिर ये तो पता है कि हर प्रॉब्लम की कोई सोल्यूशन होती है, तो मैंने कहा कि भाई सर्च या रिसर्च हमें ही करनी पड़ेगी, बाकी सारे दरवाजे बंद हैं। डॉक्टर तो ये बोलते हैं कि कन्वेंशनल डॉक्टर जरूर आविष्कार की जर्नी है। यस। तो फिर मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि जिस दिन से मैंने एनिमल फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट छोड़ा, उसके 15 डेज लगे छोड़ने के, तब से लेके अभी तक 17-18 साल हो गए इस चीज़ को। दोबारा से कभी IBS का आई या छोटा आई कुछ भी नहीं हुआ मुझे। अब दिमाग में सवाल ये आता है, आज भी और तब भी आया मुझे, कि ये जो छोटी सी बात है कि ये 2 चीज़ छोड़ना है, अगर कोई बचपन में मुझे बताया था तो बचपन से इतना जो 30 साल का जो एक टाइम पीरियड गया वो अच्छा जाता है ना। तो इंसिडेंटली मेरी वाइफ, उसको बचपन से उसको जुकाम रहता था हमेशा, जब से मैंने देखा है, शादी से पहले से हम जानते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट उसके साथ किया मैंने कि सुबह उठने से पहले जब उठती हैं तो सब फर्स्ट थिंग इज़ आंवला जूस। ये आप भी कर सकते हैं कि आंवला, पैक्ड आंवला नहीं, आपने आंवला ले लिया बाज़ार से, उसको कूटा, उसको निचोड़ा, उसका जूस 100 ml, यानी कि 7-8 आंवले को निचोड़ना पड़ेगा कूट के, या जूस निकालना पड़ेगा, वो पिला दिया। वो सब रिसर्च का ही पार्ट है। और उसको पिलाने के इट टुक अबाउट 7 days to 10 days टाइम। तब से लेके अभी तक कई साल हो गए इस चीज़ को भी, करीब 20 साल हो गए इस चीज़ को। तो उसमें मैंने देखा कि भाई उसके वो तो चला गया, जबकि उससे पहले उसकी जो हिस्ट्री देखेंगे, उसने भी होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन। तो सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया कि टाइम इज़ मेडिसिन, एक छोटा सा एक छोटी सी बात है, वो लोगों तक पहुंचा दो, बड़े से दिखने वाले प्रॉब्लम का आसान सोल्यूशन भी हो सकता है। ये हमारे दिमाग में क्लियर है। अगर तो आसान सोल्यूशन हो सकता है तो आसान सोल्यूशन क्या क्या है हर एक अलग प्रॉब्लम की, इस खोज में हम लग गए। और जब लग गए तो अमेजिंग रिजल्ट आने लगे। मान लो जैसे डायबिटीज़ का कोई पेशेंट आता है हमारे पास, डायबिटीज़ मतलब वो कहेगा मैं आम नहीं खाता, मैं चीकू नहीं खाता, मैं केले नहीं खा सकता। सच बात यह है कि अगर डायबिटीज़ का पेशेंट मीठे से मीठा फल खाएगा, जैसे आम है, चीकू है, केला है, अंगूर है, खजूर है, और 12 बजे तक सिर्फ मीठे फल ही खाए, तो उसको आश्चर्य होगा कि वो इंसुलिन जो लेता था उसको आधा करना पड़ेगा पहले दिन ही। हाँ, आश्चर्य होगा। तो कितनी इम्पोर्टेंट बात है, जिस चीज़ को आपने दुश्मन समझ के कई सालों तक नहीं खाया, मन करते हुए भी आम खाया नहीं फॉर एग्जांपल, वही चीज़ आपको बचा सकती है, वही चीज़ आपको बचाती है। तो इसमें मैंने आपको कोई दवाई नहीं दी, मैंने आपको एक नॉलेज ट्रांसफ़र किया, एक ऐसा नॉलेज जिसको लेके आप कहीं भी इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। कोई ऐसा सामान नहीं वेयर यू हैव टू बाई इट फ्रॉम मी। आम तो कहीं से भी ले सकता है, कहीं बैठ के खा सकता है। तो बोलने का मतलब है, चाहे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बात करें, चाहे कोई कैंसर के पेशेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें, पार्किंसन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, थैलेसीमिया कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हार्ट के, इन सब के बहुत ही साधारण सोल्यूशन हैं जो आपको ऐसे रिजल्ट देंगे कि आप चौंक जाएंगे, ऐसा भी रिजल्ट हो सकता है। लेकिन इनको अगर नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है लाइफ लॉन्ग यू आर गोइंग टू बी सिक।
इसीलिए आपने गौर किया होगा हार्ट पेशेंट जिंदगी भर हार्ट पेशेंट रहता है, डायबिटीज़ वाला आदमी जिंदगी भर डायबिटीज़ की गोलियों पे इंसुलिन पे डिपेंड रहता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ ठीक कर सकती है उन्हीं चीज़ों को बता दिया गया ठीक नहीं कर सकती, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया है। तो बेसिकली ये एक नॉलेज की खोज, या खोज ऑलरेडी नॉलेज इज़ देयर। अगर आप अपने हमारे आयुर्वेद के टेक्स्ट में देखें या फिर आप इवन मॉडर्न मेडिसिन के टेक्स्ट में देखें, जितनी सारी बात मैंने अभी आपको बताई इस इंटरव्यू में अभी तक, ये सारी चीज़ तो पहले से लिखी हुई है, आयुर्वेद के टेक्स्ट में पहले से लिखा हुआ है। वो सारे कोट मैंने 30 किताबें लिखी मेडिकल पे, वो सारे कोट डाले हैं। तो ये सारी जो बातें, ये कोई मैंने उसको ढूंढा है बेसिकली, रिसर्च भी नहीं, रिसर्च वो था ऑलरेडी, उसको ढूंढ के आसान शब्दों में आप तक पहुंचा दिया, है ना। तो इतना ही किया, वो ऑलरेडी है, लेकिन इन पन्नों में कहीं गुम है, बस उसको ढूंढ के पन्ने को आगे लगा दिया। इतना मेरा काम है, और कोई काम नहीं। राइट दोस्तों, सिंप्लिसिटी आदमी का व्यक्तिगत गुण है, और डॉक्टर साहब ने असाधारण काम करने के बाद भी अपने व्यक्तित्व में इतना साधारण अपना व्यक्तित्व रखा हुआ है, खाने में, पहनने में, ओढ़ने में और बोलने में खासकर, कि जब हम बहुत हार्ड कोई बड़ा भारी भरकम कोई रिसर्च से संबंधित कोई सवाल पूछते हैं तो बहुत सिंपली उनका जवाब दे देते हैं, या तो हमें इनका नॉलेज नहीं है, इनकी सिंप्लिसिटी है कि वो इतने सिंपल होकर उसको बात को जवाब देते हैं कि आप पैनिक ना हो, आप क्रोनिकल डिजीज़ के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। डॉक्टर साहब, एनलाइटमेंट क्या है? एनलाइटमेंट का मतलब है कि अवेयरनेस, राइट। तो जब आप अवेयर हैं, जब आपके दिल में डर नहीं है, कैसे पता चलेगा आप एनलाइटेंड है कि नहीं? अपने आप से पूछिए, क्या आपको किसी भी चीज़ से डर लग रहा है? अगर डर फ्री लाइफ है आपका, तो आप एनलाइटेंड है। तभी जो पागल होते हैं, है ना, मेंटल पेशेंट, उनको कभी डर नहीं लगता, दे आर एनलाइटेंड, है ना, एक तरह से, है ना। तो जब उनसे मान लो किसी पूछते हैं आप तो पागल है, वो बोलेगा कि हो सकता है आप ही पागल हो, है ना। ग्रेट, है ना। तो एनलाइटमेंट मीन्स वेदर इफ आई हैव एनी फियर, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ कमी है, फियर से हट जाए। कंसर्न सब्जेक्ट हो सकता है वो। हाँ, फियर किसी भी चीज़ का, पैसा ना होने का, बीमारी का, रिलेशनशिप का, राइट, अपने प्रोफेशन का, देयर कैन बी सर्टन काइंड ऑफ फियर ऑफ अननोन भी होता है, कल ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो हम सब एक फियर में जी रहे हैं, वी आर नॉट एनलाइटेंड। पशुओं को डर रहता है? पशुओं को डर नहीं रहता उनको, क्योंकि वो प्रेजेंट में जीते हैं, उसी वक्त में जीते हैं, इसीलिए उनको डर नहीं लगता। ऐसा नहीं कि उनको ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ पशुओं के बारे में, कि कभी भी पूरे दुनिया में जब भी अर्थक्वेक होता है, सुनामी आती है, पशु कभी नहीं मरते। अच्छा, नहीं मरते। अर्थक्वेक से कुछ दिन पहले सारे पशु और सारी चींटियाँ, सारे पक्षी, सब लोग वो जगह छोड़ के चले जाते हैं जहाँ भयंकर अर्थक्वेक आता है। थोड़े बहुत अर्थक्वेक में नहीं जाएंगे, हाँ, उनको ये सेंस है। अगर आप इतिहास देखें अर्थक्वेक की, तो अब ये होने लगा है कि जब देखते हैं कि ये पशु सारे भाग रहे हैं एक जगह से, तो इंसान को अलार्म लग जाता है कि यहाँ अर्थक्वेक आने वाला, तो इंसान भी भागने लगते हैं। बिल्कुल, ये इसको हमने एक बेंचमार्क बना लिया। अब तो सवाल ये है कि अगर हम सोचते हैं कि पशु इंटेलिजेंट नहीं है, तो इंसान इंटेलिजेंट नहीं है। पशु में एक ऐसी खूबी है कि वो अगर ये पता कर पा रहा है कि अर्थक्वेक 2 महीने बाद आने वाला है, आप देखेंगे अर्थक्वेक से 2-3 महीने पहले चींटियाँ अपना रास्ता बदल देती है, राइट। और पशु भी उस एरिया में जाने लगते हैं जो अर्थक्वेक फ्री है, वो कुछ किलोमीटर दूर, राइट। जो तो पशु अपने घर में कहते हैं, वो भौंकने लगते हैं जोर जोर से कुछ दिन पहले से, अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं, वो तो बंधक है, बिल्कुल ठीक है ना, जो पेट्स हैं। बिल्कुल। तो पशुओं के पास सर्वाइवल इंटेलिजेंस है, बिल्कुल ठीक है। इंसान के पास नहीं है। इंसान को अर्थक्वेक होने के बाद पता चलेगा, पशुओं को पहले पता चलेगा। तो इंटेलिजेंट कौन हुआ? तो सर्वाइवल स्किल, कोई बीमार हो जाता पशु, उसको पता है क्या करना है। इंसान बीमार होता है, उसको नहीं पता, वो कंफ्यूज है, क्योंकि नेचर के टच में है। नेचर के टच में है, लिटरली का मतलब ये है, इंटरेस्टिंग बात है कि इंसान एक ऐसे जानवर है जो जूते पहनता है। हम धरती माँ को टच नहीं करते। कभी ऐसा होगा कि जब हमने जूते उतार के, कंक्रीट नहीं, मिट्टी पे पैर रखा हो या हाथ रखा हो, अर्थिंग की हो, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट की। आप अगर हमारे ऑफिस में देखेंगे, पूरे ऑफिस में, यहाँ भी देखेंगे नीचे भी, ये मैंने अर्थिंग की हुई है, अर्थिंग की रॉड है, राइट, और ये ज़मीन से कनेक्टेड है। तो हाँ, तो ये जैसे ही आप इसको टच करेंगे और ऐसा अगर थोड़ी देर बैठेंगे अर्थ के टच में, आप चाहे चप्पल उतार के बाहर जाके बैठ जाइए, लेकिन बाहर तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि आजकल का मतलब हम एक शहरी उसमें रहते हैं, तो अर्थ, हाँ, अर्थ को हमने खींच के अंदर लिया है। हमारे पूरे स्टाफ में आप देखेंगे, कनेक्ट कर लिया, हाँ, अब पूरे स्टाफ के नीचे देखेंगे, पूरे ऊपर नीचे सारे फ्लोर्स में ऐसे लगे हुए हैं स्ट्रिप्स, और ये स्ट्रिप सीधे अर्थ में जा रहा है।
तो क्योंकि जानवर अर्थ से जुड़ा हुआ है, भिखारी जैसे होता है जिसके पास चप्पल भी नहीं होते, आप देखेंगे वो भयंकर तरीके से बीमार नहीं पड़ता, चाहे तो उसके पास खाना भी नहीं है, खाने को गंदा रहता है, सड़क पे रहता है, सारी जिंदगी निकल जाती है उसकी। हाँ, लेकिन कोई भयंकर उसको डायलिसिस और पटर इंसुलिन ऐसा नहीं होता भिखारियों के साथ, नेचर के टच में है। तो इंटेलिजेंस अगर देखा जाए तो वही इंटेलिजेंस जो सर्वाइव करने की जिसके पास स्किल है, राइट। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि मैं ABCD बोल पा रहा हूँ, अंग्रेजी बोल पा रहा हूँ, वो डेफिनेशन अगर है तो वही हम इंटेलिजेंट हैं। लेकिन डेफिनेशन ये कि कौन सर्वाइव कर पा रहा है, किसको पहले से ज्ञान है कि भाई वहाँ वॉल्केनो आ रहा है, वहाँ अर्थक्वेक आ रहा है, वहाँ सुनामी आ रहा है, वहाँ से भागो। असली इंटेलिजेंस तो वो जानवरों में। दोस्तों, इसको मैं अपनी रिसर्च में अक्सर ऐसे बोलता रहा हूँ कि दुनिया को कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, कोई भी संप्रदाय, कोई भाषा बोली वाला कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी दुनिया में रह रहा हो, वो अक्सर एक बोला जाता है कि कभी जलजला आएगा, ऐसे कोई त्रासदी आएगी अगर हम नेचर के खिलाफ यूं ही काम करते रहे, जिसमें कुछ क्षण, कुछ चंद लोग बचेंगे जिसको बीज के रूप में माँ प्रकृति हमेशा रखती रही है, और फिर वो ये बोलते हैं कि मेरा वाला बचा के ले जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है और डॉक्टर साहब ने इस बात को कन्फर्म कर दिया कि हम उसको इसी चीज़ से इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन इसीलिए क्योंकि काम कर रहा है कि उसमें हमने भी ये रिसर्च करी है कि जब कभी ऐसा कोई अगर प्रकृति के खिलाफ हमने कोई बहुत लंबे समय तक अगर कोई चाल चलन कर दिया और उसका रिजल्ट हमें ये रिजल्ट क्या है कि कोरोना आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है और हम मान नहीं रहे हैं, तो नेचर एक झटके में ख़त्म कर देती है सारे सिस्टम को। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी काली सरस्वती, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो आप कोई चीज़ डेवलप हो रही है वो सस्टेन करेगी, कुछ दिन के वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही जब प्रकृति जब ख़त्म करने पे आती है तो उस टाइम कुछ चीज़ों को बचा लेती है और उसका बीज दोबारा से डेवलप किया जाता है, उस बीज को दोबारा से रीजनरेट किया जाता है, जिसको हम एसेट मान सकते हैं। अगर आप खुद को एनलाइटमेंट की प्रोसेस की हो और द राइट पीपल जैसे न्यूज़ चैनल को हमारे खुद आप देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप एसेट है लायबिलिटी, एज ए पर्सनैलिटी आप एनालिसिस जरूर कीजिएगा। आप नेचर के एनालिसिस के माध्यम से कि आपकी चेतना किस लेवल पे है, कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि अगर डर है किसी चीज़ का तो डर आपको कितना भयभीत करता है, और अगर भयभीत करता है तो आप किस लेवल पे चेतन है, ये बहुत बड़ा मेजर पैरामीटर इन्होंने हमें आज दिया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन के जो राइट पीपल है उसका सिर्फ माध्यम और उसका जो उद्देश्य है सिर्फ यही कि सही लोगों को सही जगह तक पहुँचाना है। इन्होंने बहुत सुंदर और बहुत सारगर्भित शब्दों में, अर्थों में अपना जो ज्ञान है, जो अनुभव है हमारे साथ साझा किया कि आदमी बीमार क्यों होता है और बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, सेल्फ सस्टेन कैसे किया जा सकता है, प्रकृति के खिलाफ काम करने वालों का क्या नफ़ा नुकसान हो सकता है, अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे लोभ या लाभ के चलते अगर कोई बहुत बड़ा कोई एम्पायर चला रहा है तो उसको इनलाइटमेंट तो क्या बोलेंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं उसकी भी कुछ ना कुछ ऐसी चेतना है जिसकी वजह से उसको ऐसा ये लाभ मिला है, बट वो उसको एंड ऑफ द रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है, या मिलता है कि नहीं मिलता है ये अपने आप में ज्ञान का विषय है। लेकिन नेट सेल में अगर बात की जाए तो डॉक्टर साहब ने हमें अपनी किताबों के माध्यम से जो बात कही कि रिसर्च तो ऑलरेडी पहले से थी, उन्होंने रिसर्च बोला है, मीन्स दोबारा से खोज करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उन किताबों को पढ़ने का प्रयास कीजिए कि हम इस वीडियो में उनके एंड में इसको डालने का प्रयास करेंगे कि जितने हम इन्फॉर्मेशन आप दे पाएँ मैक्सिमम, तो हम उसको उसके साथ शेयर करेंगे। दूसरा इन्होंने ये बताया कि मेरी खुद की हेल्थ डिस्टर्ब रही 32 साल, तो मैंने उसको रिसर्च किया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुनिया को ठीक कर रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि जब कोई आदमी प्रकृति के खिलाफ काम करता है और प्रकृति के सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता है तो उसका रिजल्ट यही निकलता है कि प्रकृति उसको मिट्टी में जैसे खाद होती है ऐसे खाद के तौर पर यूज़ कर लेती है, उसका कोई यूज़ नहीं रहता था। इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों का, सिद्धांतों का जब तक समावेश हमारे शरीर में, हमारे मन वचन कर्म में नहीं होगा तब तक हम इनलाइटमेंट के प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे। चाहे हेल्थ की चेतना है, चाहे वेल्थ की चेतना है, चाहे किसी भी प्रकार की चेतना है। इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन उन्हीं लोगों का एक समूह है जहाँ पर डॉक्टर साहब जैसे एक्सपर्ट हमारे साथ आए एज ए एसेट, और हमारी कुछ लाइबिलिटीज़ को जो समाज में जो उनको ठीक लगती है वो हमारे साथ साझा करें। मैं आज इस इंटरव्यू को यहीं विराम देता हूँ इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर साहब की ब्लेसिंग्स, डॉक्टर साहब की रिसर्च, डॉक्टर साहब का जो बीते 40 या जितने साल का भी अनुभव है वो हमारे साथ वो किसी ना किसी तरीके से जरूर साझा करें। इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन का वो माध्यम बने या वो किसी रूप में अपना उनको हमारे साथ जोड़ें या हम उनके साथ जुड़ें, एक ही बात है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जल्दी ही किसी नए विषय के साथ डॉक्टर साहब के साथ हम इनको साझा करेंगे। आज अलविदा देता हूँ। नमस्कार। थैंक यू।